विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था। भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक है कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है। गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है। और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का एक संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। उनका अटल विश्वास था, भारत अपने आत्मगौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जो स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था, आज बहनों और भाइयों हम सब उसको अपनी आंखों से मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं। याद करिए ना, ये देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की आजादी के साथ ही एक दिन पहले देश का दर्दनाक विभाजन और उसके विभाजन के फलस्वरूप
लाखों की संख्या में कत्लेआम ये हर भारतीय को आहत कर रहा था। देश आजाद हो रहा है, इसका जश्न हर भारतीय नहीं मना पाया था। लेकिन ये देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत, हर भारतीय अपने आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रहा था। और जुड़ाव उसका आत्मिक भी था, वो अंतःकरण से भी था, और उसने प्रत्यक्ष उस समारोह में सहभागी बनकर के, जो समारोह में भाग नहीं ले सकता था, उसने हर घर तिरंगा के माध्यम से उस आयोजन का हिस्सा बनकर के इस आयोजन में वह आगे बढ़ा था। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतीयों को उस समय एक विजन दिया था। 2022 में एक विजन दिया था, विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। ये भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है, और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है, और इसीलिए इस युवा शक्ति से हम सबको विकसित भारत 2047 के लिए, यानी 2047 के इस अभियान के साथ जुड़ने का हमारा एक नया आह्वान होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मैं देख रहा था कि इस अवसर पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ पुरस्कार भी से सम्मान यहां पे सम्मानित किया गया। देखिए, मैं आज प्रदेश भर में जितने भी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं, उनसे 2 अपेक्षाएं करूंगा। एक, आपको स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाई गई है। हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। हमारा प्रयास है कि हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम बने, और हमारा प्रयास है हर जिले में एक बड़ा स्टेडियम बने। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें प्रयास में हिस्सेदारी बने, वह भी इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। हमें इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। युवक मंगल दल को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स किट मिली हुई है, वो स्पोर्ट्स किट से केवल उसके सदस्य ही नहीं, बल्कि पूरी ग्राम पंचायत उस खेल का हिस्सा बने। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धा, एक टीम आप अपनी गांव की बनाइए, अलग अलग गांवों की टीमें फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर जनपद स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर कमिश्नरी स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, और अंत में प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेंगे। अच्छी टीमें हमारी खड़ी होंगी, हर स्तर की टीम, मनोरंजन भी होगा और नए युवाओं को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, उसके लिए उन्होंने खेलकूद की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार के द्वारा भी ग्रामीण लीग और विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई हैं। हर स्तर के लोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। उस आयोजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का एक व्यवस्था लागू करेंगे तो गांव में ये टीम वर्क गांव के विकास में भी योगदान देने में बहुत बड़ी भूमिका का योगदान करेगा। युवा हमारा नशा से दूर होगा, नशा नाश का कारण है। उस नशे के खिलाफ अभियान चलाना होगा। इसी दौरान कोई नशे में लिप्त है, नशे के कारोबार में लिप्त है, गोपनीय सूचना दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करवाइए, नशे के कारोबारियों को क्रैश करवाइए, उसके खिलाफ बड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक ही जगह। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें। EI in ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विषय के 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर वीके पॉल जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री अमित कुमार घोष जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इस मिशन से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले EI इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से संबंधित इस विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस अवसर पर मैं आप सभी के आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं।
फरवरी 2026 जिसकी चर्चा भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आगामी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से यह अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए एआई से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को एआई इन हेल्थ केयर, उससे संबंधित हेल्थ केयर से संबंधित इस एआई कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश यहां लीड कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विजन के लिए और उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर, और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए, और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। आप छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलती थी,
ये 300 रुपये महीने मिलती थी, और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ, यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है, और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इम्पैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने, नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा, और कुछ अच्छा करने। हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे, और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेज यूपी के अंदर चल रहे हैं, 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं,